आर्थिक राजधानी इंदौर में बंसल न्यूज ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। आयाम करियर इंस्टीट्यूट के साथ होने वाले इस आयोजन में युवा नेता और मोटिवेशनल स्पीकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान ने युवाओं को कई सफलता के मंत्र दिए, साथ ही पेरेंट्स को भी सीख दी और अपने जीवन से जुड़े कई पहलुओं को छात्रों के साथ शेयर किया। पर विराजमान जिनकी वक्तव्य कला ने बार बार पूरे प्रदेश को प्रेरणा देने का काम किया है और जिनसे जीवन के हर पल मैं कुछ सीखता हूँ, ऐसे आदरणीय भाई साहब शरद द्विवेदी जी, उपस्थित आयाम इंस्टीट्यूट के आदरणीय डॉक्टर मयूर पाटीदार जी, मयंक जी, अमरीश पाठक जी, यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स, गुरु, पेरेंट्स और मेरे छोटे भाई और छोटी बहनों, मुझे आज मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में यहाँ पर बुलाया, लेकिन सुबह से लेकर अब तक मैं केवल एक ही चीज सोच रहा हूं कि मोटिवेट करने की बजाय थोड़ा सा हकीकत दिखाने की आवश्यकता या सच्चाई दिखाने की या पर्दा उठाने की आवश्यकता मैं ज्यादा महसूस करता हूं। 12वीं जब मैंने पास की थी तो मैंने पास की थी गुड़गांव पाथवेज वर्ल्ड स्कूल से और मैंने किया था इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा प्रोग्राम, आईबी जिसको कहते हैं। मानता हूं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छे फैसलों में से एक ये था कि मैंने आईबी को चुना। आईबी ने मेरा होराइजन खोला मेरे लिए, क्योंकि अपने देश में पहले के जमाने में नहीं, आज भी ये मानसिकता है कि बच्चों के लिए अगर करियर ऑप्शंस हैं, यंग जनरेशन के लिए करियर ऑप्शंस हैं तो वो सीमित हैं। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को पायलट बनना है। बड़े लेवल पे मैं ये सोचता हूं कि एज अ यंगस्टर जो दुनिया 2010 में थी उससे दुनिया 2024 में बहुत तेजी से बदल चुकी है और आगे इससे दुगनी तेजी से बदलने जा रही है। जो करियर ऑप्शन उस समय थे, जब मैं स्कूल में था तो इंटरनेट रेवोल्यूशन अभी भी हो रहा था इस दुनिया में। व्हाट्सएप उस समय आया नहीं था। हम लोग यूज करते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको कहते थे ऑर्कुट। मेरे ख्याल से आज 10वीं 12वीं के बच्चों को पता भी नहीं होगा ऑर्कुट क्या होता है। हम लोग स्क्रैप लिखते थे, हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। लेकिन आज जब मैं 2024 में खड़ा हूं तो हमारे पास इंटरनेट रेवोल्यूशन की चरम पर हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने सारे बढ़ चुके हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटीज भी इतनी सारी हो गई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं आप सबसे, नौजवानों से, टॉपर्स से और पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग इंदौर जैसे शहर में रहते हैं। आज हमारे पास केवल इंजीनियरिंग नहीं, केवल डॉक्टर बनना ऑप्शन नहीं है, केवल कोई प्रोफेशन में जाना ऑप्शन नहीं है, केवल सरकारी नौकरी ऑप्शन नहीं है। ये जमाना तब का था। आज कई ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और भैया आप शायद इंजीनियर हैं, आप बाय प्रोफेशन एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईआईटी में हैं। आपके समय पे जब आप आईआईटी से ग्रेजुएट होंगे तब मैं मानता हूं कि हमारे देश में देयर वाज स्टिल अ वैक्यूम इन दिस फील्ड। बट आज 70% हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की, मैं कल आज सुबह फोन पे आते हुए आंकड़ा देखा था और मैंने फिर से क्रॉस चेक किया फोन दिखा के, 70% engineers in our country are still unemployed. लेकिन ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करके केवल इंजीनियरिंग एक अपने को ऑप्शन
या फिर मैकेनिकल या केमिकल या इलेक्ट्रिकल, इन्हीं इंजीनियरिंग फील्ड में अपन घुस सकते हैं। मैंने कुछ नए करियर ऑप्शंस की सूची बनाने का काम किया आज के उद्बोधन से पहले। आप देखेंगे, अगर हम करियर को देखते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इन केसेस में भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो, माफ करिएगा लेकिन आज के जमाने में किसी इंजीनियर से ज्यादा पे हम सबको मिल रहा है इस सेक्टर में। ये हैरत की बात है, 2010 में हमारे देश का टूरिज्म सेक्टर $75 बिलियन की वैल्यूएशन पे खड़ा था, और आज 2024 में ये दुगना हो गया है। और मैं मानता हूं कि 2027 तक यही सेक्टर, टूरिज्म, ट्रैवल, ये $175 बिलियन के वैल्यूएशन पर आकर खड़ा हो जाएगा। 40 करोड़ लोग पिछले 10 साल में, अपने 15 साल में, पिछले 15 साल में देश में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। अगर इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो इनसे समझ आता है कि हमारे देश की परचेसिंग कैपेसिटी, यानी सर्विसेज को, गुड्स को खरीदने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में एयर ट्रैवल, जब मैं छोटा था तो लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज हवाई जहाज में जाना एक नेसेसिटी हो गई है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ती है, अगर हम ट्रैवल में, एरोप्लेन में जाना कंसिडर करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम लोग ट्रैवल पसंद करते हैं तो हम लोग परचेसिंग, अगर हम लोग ट्रैवल पसंद करते हैं तो घूमने जाना पसंद करते हैं, तो हमें होटल्स की जरूरत पड़ेगी, रेस्टोरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में केवल होटल में मैनेजर्स की जॉब वेकेंट नहीं है, लेकिन वेलनेस एक्सपर्ट्स, हमारे पास वैकेंसीज है, हमारे देश में वैकेंसीज हैं कल्चरल एक्सपर्ट्स की। टूरिज्म सेक्टर इस देश में हमको कई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है आगे जाके, अगर हम लोग अपने होराइजन को बड़ा करें और देखने का प्रयास करें। टूरिज्म सेक्टर की जब मैं बात करता हूं तो एक और चीज मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि और मेरे पिताजी किसान रहे हैं, और एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसको हमारे जनरेशन के लोग शायद सोचते होंगे कि किसानी कौन करेगा, खेती कौन करेगा, लेकिन जरा गहराई से सोचने की आप कोशिश कीजिए। दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जमीनें घटती जा रही हैं, और घटती जमीनों के साथ साथ कैसे उत्पादन, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, ये देश का चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे में फार्मिंग ही नहीं, लेकिन कैसे एडवांस मॉडर्न फार्मिंग कैसे की जाए, ये भी एक करियर ऑप्शन निकल कर आ सकता है। नर्सिंग, अब आप लोग हैरत करेंगे भाई नर्स कौन बनना चाहेगा, लेकिन हैरत करेंगे कि हमारे देश में अगर इंजीनियरिंग से ज्यादा कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं तो उससे ज्यादा नर्सिंग है। अगर आप वेस्टर्न देशों को देखें, कंट्रीज को देखें, तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन एज होती जा रही है। जापान जैसी देशों की हालत तो बहुत बुरी है। यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पर एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय अनइमेजिनेटिव नंबर्स। और जब ये होता है तो क्या जरूरत पड़ती है? हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है। हेल्थ केयर के साथ साथ जरूरत पड़ती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, ऐसे लोग जो बुढ़ापे में अपनी बुजुर्ग पॉपुलेशन का ख्याल रख सके। आज तो भारत बहुत यंग देश है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि आज से 50 साल बाद भारत उतना यंग देश नहीं रहेगा। यहाँ की पॉपुलेशन भी एज होगी, और यहाँ की पॉपुलेशन जब एज होगी तो इस एजिंग पॉपुलेशन को जरूरत पड़ेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। अभी भी मुझे शरद जी को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेंशन किया। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में 4 सबसे बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देयर हैज बीन 4 मेजर रेवोल्यूशंस। सबसे पहला हुआ था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब इंसानों ने एक दूसरे से बात करना सीखा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखा, साथ में शिकार करते थे,
साथ में कोऑपरेट करके अपने लिए खाना इकट्ठा करते थे और साथ में रहना जब सीखा उसको कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। उसके बाद एक और रेवोल्यूशन हुआ जब इंसानों ने कह दिया कि हम सेटल होना चाहते हैं और उन्होंने कृषि को रेवोल्यूशनाइज किया। खेती शुरू हुई, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कारखाने लगे, प्रोडक्शन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, और उसके बाद आया इंटरनेट रेवोल्यूशन। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ येट अनदर रेवोल्यूशन दैट द मैनकाइंड इज विटनेसिंग, और इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं मानता हूं कि देश में इतना वैक्यूम है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत कम लोग हैं इसके जानकार। अच्छा, कई बार हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि सब जॉब्स खत्म कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स नहीं खत्म करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको जरूर खत्म करने की ताकत रखता है। ऐसे कई स्टार्टअप्स अपने देश में आज नए नए शुरू हुए पिछले 1-2 साल में। मेरे भी एक मित्र हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ये चेक करते हैं कि आपकी कोई भी एआई टेक्नोलॉजी कितनी सेफ है। एआई के साथ साथ अब अगर इंदौर आए हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट ये भी कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है। इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया में चीन, चाइना ऐसा देश है जो वेस्ट मैनेजमेंट में अलग ही मिसाल जिसने स्थापित करी है। अगर हम कचरे को देखें तो कचरे में कई बार मेटालिक सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पाए जाते हैं। जब इनमें से आप सेग्रीगेशन करेंगे तो आपको धातु मिलते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और जब इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसकी अलग एक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यूएशन अनइमेजिनेटिव है। वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं एक करियर ऑप्शन हो सकता? वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल क्यों नहीं एक करियर ऑप्शन हो सकता है? एक करियर ऑप्शन ऐसा है कि जिसको सुनकर मैंने आज मेरा एक मित्र है, मेरा जूनियर था लॉ स्कूल में, इमेजिन। लॉ स्कूल से जब वो ग्रेजुएट हुआ तो मुझे 5 साल हो गए, जब मैंने उससे वापस संपर्क किया तो मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, कहाँ हो, कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो? कहता है मैं हैकर बन गया हूं। मैंने कहा हैकर? मेरी भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब मैंने उनसे बैठ के संवाद किया, 10-15 मिनट जब मैंने बात समझी तो मुझे समझ आया कि मेरी सोच कितनी छोटी थी। इस दुनिया में एथिकल हैकर्स की इतनी डिमांड है जिसकी कल्पना नहीं। के सॉफ्टवेयर को जब अपडेट करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे लिखा आता है बग फिक्सेस। आता है कि नहीं आता? उसमें लिखा आता है कि दिस अपडेट is actually going to fix certain bugs in the operating system. अब आप कल्पना नहीं कर सकते गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल बग फिक्सेस के लिए अपने इंजीनियर्स को कितने पैसे देता है। मैं मानता हूं कि आज की जो जॉब्स हैं, इवन डॉक्टर जैसी हाईली पेड जॉब इसके सामने नहीं है। कि हम उस क्षेत्र में हम लोग सोच सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स। अब मैं बाहर से निकल कर आया और मैं और आदरणीय शरद जी हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आज तक 46 डिग्री 47 डिग्री तो मेरे कार के उसमें मॉनिटर पे दिखा रहा था कि 47 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। क्लाइमेट चेंज इज रियल, और ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है हमारे कंप्लायंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें कंपनी से एक्सपेक्ट करती हैं, सरकारों की एक्सपेक्टेशंस है कि क्लाइमेट में CO2 फुटप्रिंट कम कैसे किया जाए, इसके लिए कंपनीज चिंता करें, फैक्ट्रीज चिंता करें। और निश्चित रूप से जब ऐसी रिक्वायरमेंट पैदा होती है तो कंपनीज देखती है कि मार्केट में ऐसे कौन से लोग हैं जो सस्टेनेबिलिटी को समझ सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि कैसे हम कार्बन CO2 एमिशंस, कार्बन फुटप्रिंट किसी कंपनी का कम कर सकें, जो समझ सकते हैं कंपनी की नीड्स के बारे में, जो समझ सकते हैं पैकेजिंग कैसे सस्टेनेबल की जा सके। ये एक अपने आप में अलग फील्ड है। मैं कहना बस इतना ही चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों और मेरे छोटे भाई बहनों कि अपने होराइजन को, घोड़ा होता है ना, घोड़े के आंख पे ऐसे लगा देते हैं तो वो एकदम सीधा देखता है। हमको घोड़ा नहीं बनना है। अपने आंखों से पट्टी हटाओ और दुनिया को देखो। दुनिया में इतनी चीजें हैं करने के लिए। अब इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे, भाई साहब चुनाव के समय
अब ये मैं बोल रहा हूँ मन से, क्योंकि लेकिन ये आम प्रैक्टिस है। नेता, बड़े बड़े नेता, कोई बड़ा लीडर अपना खुद का अकाउंट मैनेज करे, ऐसा होता ही नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी, राहुल गांधी जी भी, दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी मान लो, सारे के सारे लीडर्स, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपना अकाउंट मैनेज करें। वो क्या करते हैं? दे हैव अ टीम दैट वर्क्स फॉर देम। और इस टीम का अगर आप पे सुन लेंगे तो आप तुरंत अपना जो प्लान है आगे इंजीनियरिंग करने का या फिर किसी नीट में जाने का, वो तुरंत उस प्लान को आप ड्रॉप कर देंगे। इन्फ्लुएंसर्स आज 1-1 लाख, 1.5 लाख, जिनकी फॉलोइंग 500,000, 500K, 1 मिलियन, 2 मिलियन। मैं खुद अपने पिताजी का सोशल मीडिया अकाउंट देखता था, उसको मैनेज करने का प्रयास करता था। मेरे साथ भी एक टीम थी। मेरे पास एक ऑप्शन आया जब उनकी रीच YouTube पे सर्टेन अमाउंट से ऊपर पहुंच गई, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया, यू हैव द ऑप्शन टू मोनेटाइज योर अकाउंट। मोनेटाइज का मतलब ये है कि आपके वीडियो पे जितने व्यूज आएंगे उतना YouTube आपको पे करेगा, पैसे देगा। ये एक अलग ऑप्शन निकल कर आ गया इस देश में। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी होराइजन अब तक केवल इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IIT में जाना है, मुझे ये करना है। मैं आयाम इंस्टीट्यूट से भी कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ पे हम 21वीं सदी के लोग हैं। कोर्सेज अगर निकल कर आए तो क्यों ना हमारे यहाँ पे कलनरी कोर्सेज हो सकते हैं। हमारे देश में अगले आने वाले 50 साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ लग्जरी आइटम्स एंड लग्जरी एक्सपीरियंसेस की डिमांड बढ़ने वाली है। और इसलिए कलनरी एक्सपीरियंसेस कैसे हम अपने नए जनरेशन को दे सकते हैं, उसके साथ साथ लग्जरी एक्सपीरियंसेस कैसे हम पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, लग्जरी को कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं, ये भी एक फील्ड हो सकती है। आज यहां पर भारी मात्रा में पेरेंट्स भी उपस्थित हैं। मैं पेरेंट्स से भी कुछ चीजें सोच के आया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पेरेंट्स भी आएंगे, तो मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। माता पिता होने के नाते अपने बच्चे को सबसे कीमती चीज अगर हम देते हैं तो वो है संस्कार। मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी बड़ा होकर नाम कमाए, मेरा नाम रोशन करे। लेकिन हम ना सोचते हुए, ना जानते हुए कई बार उनके होराइजन को लिमिट करने का प्रयास करते हैं। बेटा आपको एडमिशन देना है, सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कई ऐसे, मैं इंदौर जैसे शहर में ऐसी बात कर रहा हूं जहां पे ये शायद एप्लीकेबल ना हो, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में जाए तो वहां पे मेंटालिटी पेरेंट्स की यही है, सरकारी जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। मैंने एक किताब पढ़ी थी थोड़े कुछ सालों पहले, जिसका मेरे ख्याल से आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। किसी ने पढ़ी है यहाँ पर? वाह। वो किताब आपके होराइजन को खोलने का काम करती है। आपको बताती है कि कॉर्पोरेशंस की क्या अहमियत होती है दुनिया में। मेरे ख्याल से अगर अपने बच्चे को सबसे जरूरी चीज संस्कार के बाद अगर कोई पेरेंट दे सकता है तो वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आपके बैंक में अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो या 50,000 रुपए कमा रहे हो, और उस 50,000 रुपए को अगर आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में रखा है तो उस पर आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? 3%, 3.25%। और अगर वो पड़ा रहा पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में, उसको आप 20 साल बाद निकाल के देखोगे और इन्फ्लेशन, महंगाई जो आज के टाइम पे शायद 6% के आसपास है, अगर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करके देखोगे तो वो पैसा डिप्रिशिएट हो जाएगा वैल्यू में। उस पैसे की कीमत जो आज है, आज से 10 साल बाद उसकी कीमत वो नहीं रहेगी। तो पेरेंट्स होने के नाते हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि पैसे को काम पर कैसे लगाएं। सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। एक किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, मैं विनती करता हूं यहाँ पे सभी एस्पिरेशन जो आगे जाके बड़ा काम करना चाहते हैं, दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्रैम की। किसी ने पढ़ी है यहाँ पे किताब? कोई है यहाँ पर? ये किताब आप जरूर पढ़ें। युवा होने के नाते आपका
जो दिमाग है वो बहुत एजाइल है, ये सब चीजें जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर टीचेस यू हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, नॉट इनटू जस्ट स्टॉक मार्केट्स बट आल्सो इनटू कमोडिटीज। आप अपने बैंक में रखे पैसे का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। गोल्ड रेट्स की भी कुछ दिनों चर्चा हो रही थी। हमने गोल्ड को अगर किसी ने 5 साल पहले अगर गोल्ड खरीदा होगा और आज उसके रेट अगर आप देखोगे, मतलब इतना उतार इतना चढ़ाव है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने कोविड के टाइम में इन्वेस्टिंग करना मैंने शुरू किया। उस समय क्या हुआ था, सेंसेक्स सीधा मेरे ख्याल से 45,000 से सीधा आ गया था 30,000 तक, जब कोविड और लॉकडाउन लगा। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी और तब मैंने कुछ कंपनीज के स्टॉक खरीदने शुरू किए। मैं अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह ओपन नहीं करना चाहता इस मंच के माध्यम से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जो मैंने फैसला लिया, उस फैसले की वजह से आज मैं नई गाड़ी खरीदने वाला हूं। जो पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया था, मुझे पेरेंट्स से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उसी पैसे से अपनी डाउन पेमेंट भर दूंगा और आगे आने वाले समय में उसकी इंस्टॉलमेंट भर भर के उस गाड़ी को ओन करूंगा। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाएं। केवल जॉब करके, केवल हमाली करके पैसा कमाना ये सही नहीं। एंड एज स्टूडेंट्स, एज लर्नर्स, मुझे लगता है कि एक चीज आपके लिए और जरूरी है। ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स। हम सोशलाइज करना पसंद करते हैं, लेकिन सोशलाइजिंग के देयर आर सर्टेन नॉर्म्स ऑफ सोशलाइजिंग। कैसे दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना, कैसे दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना। एक किताब और है जिसको मैं फिर से वर्णन करता हूँ, सॉरी मैं एक बहुत बड़ा बुकवॉर्म साउंड करूंगा, लेकिन इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट सियाल्टीनी। It tells you about various levels of influence that can be used to actually gain something out of the person you are negotiating with. जिस व्यक्ति से आप सामने वाले से बात करते हैं, आपसे आपका बात करने का सलीका क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति पर प्रभाव डालने का सलीका क्या होना चाहिए, ये किताब आपको सिखाती है। मैं मानता हूं कि शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया होगा, लेकिन मैं आज भाषण देने नहीं आया था। और मोटिवेशन, मैं मानता हूं कि मोटिवेशन सही रास्ता दिखा के हो सकता है। हमारे देश में बहुत लंबे समय से एक मोनोटनी बन चुकी है कि हमको यही ऑप्शन हमारी फील्ड में अवेलेबल है और यही करना होगा। ऐसा नहीं है। आप अपने आंखों को खोलने का प्रयास कीजिए, अपनी बाहों को फैलाने का प्रयास कीजिए। ये दुनिया आपको गले लगाना चाहती है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे एक सीख दी थी, युवा वो होता है जिसके माथे पर बर्फ, जिसके मुंह में शक्कर, जिसके पैरों में रफ्तार और जिसके सीने में अंगार होती है। इस इमोशंस के साथ, इन भावनाओं के साथ आप जीवन में, अभी तो आपने 12वीं पास करी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जीवन में आने वाले समय में आप इंदौर का और मध्य प्रदेश का और इस देश का नाम रोशन करने का काम करें। आप उन युवाओं में से ना बने जो अपॉर्चुनिटीज खोजने की तलाश में दूसरे देश जाते हैं और एक सेकेंड टियर सिटीजन की तरह वहां पर रहकर हमाली करने का काम करते हैं। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे युवा बने जो इस देश को इस लायक बना दे कि दूसरे देशों से लोग आए और बोले कि हमें इंडिया जाना है, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं पुनः आयाम इंस्टीट्यूट का और बंसल न्यूज का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं सचमुच में मेरे लिए एक अलग अनुभव होता है। राजनीतिक भाषण तो मैंने कई दिए हैं, लेकिन ऐसे मौके मुझे बहुत कम मिलते हैं और मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि आप लोगों को मुझे आज एड्रेस करने का मौका मिला। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
कहां से आई, ये प्रेरणा कहां से आई? जब मुझे लगे कि मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, एमबीबीएस भी कर लिया, लेकिन फिर भी मैं अटेंशन सीकर नहीं हूं, मैं लोगों का ध्यान नहीं खींच पा रहा हूं। मैं मानता हूं कि अगर मोटिवेट रहना अगर हम चाहते हैं तो लगातार कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी उसमें बहुत गहरा योगदान दे सकती है। ऐसा कहते हैं कि हमारा जो पूरा मनुष्य लोक है, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य लोक 4 अलग अलग देयर आर 4 पिलर्स। पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, द्वापर, अब कलयुग आता जा रहा है। और ऐसा कहते हैं कलयुग में हर युग के साथ धीरे धीरे व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी से लगाव या फिर डिस्टेंस होता जाता है। मैंने यहाँ पे मंच पे कई किताबों की बात करी, लेकिन एक किताब की मैंने बात नहीं करी जो मैं फिर से मैं हो सकता है अपने आपके सामने रखूं। श्रीमद् भगवत गीता। क्या गीता का अगर मैं गीता के विषय में बात करूं तो मैं मानता हूं कि समय उसके लिए बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन 3 मार्ग आपको बताते हैं परमात्मा की प्राप्ति के, और वो एक तरीके से ये बताते हैं कि आप एक अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिए। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 3 योग की बात गीता में कही है। जब आप गीता जी को पढ़ते हैं तो सचमुच में आपको ये लगता है कि जीवन में दुख, गुस्सा, परेशानी, तरह तरह की समस्याएं ये अपने अंदर वास करती हैं। अगर अपने बाहर निकाल के देखें तो ये चीजें अपने अस्तित्व नहीं है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था। मैं उस रील पे मैंने एक नासा के वॉयेजर 1 के बारे में देखा। आपने सुना होगा जी। वॉयेजर 1 जब पृथ्वी अपना मिशन पूरा करके जब इट वाज गेटिंग लॉस्ट इन द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, तब नासा के साइंटिस्ट ने एक बार उसका कैमरा पृथ्वी की तरफ मोड़ा और इसकी आखिरी पृथ्वी की तस्वीर ली। आप लोगों ने देखी होगी मेरे ख्याल से। उसमें पृथ्वी एक बिंदु के बराबर दिखती है। और आप सोचिए, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु आए हैं, डायनासोर से लेकर सारे जीव जंतु, उनके काल के बाद आइस एज, जितनी भी चीजें हुई हमारे देश की सारी, वो छोटे से बिंदु पे हुई। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो फिर कोई अर्थ ही नहीं बचता गुस्से का, कोई अर्थ ही नहीं बचता निराशा का, डिमोटिवेट होने का। बस यही एक चीज निकलकर सामने आती है, कैसे ये जो जीवन मिला है इसको उद्देश्यपूर्ण अपन बनाए, कैसे इसको मीनिंगफुल बनाए। एक स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी से लगाव बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है तो अपने आप उसके अंदर दैवी शक्तियां उत्पन्न होती हैं और अपने आप उसको, बचपन से पिताजी हमें गायत्री मंत्र का पाठ कराते, गीता जी, रामायण जी, हम ये सुनते रहते थे। भले ही मैं और कुणाल हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम एकदम कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल है, हम लोग एकदम कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल भी नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा अपने स्पिरिचुअलिटी से दूर भी है। और इसी का कारण है कि हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, जीवन में कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा बनी है। बहुत बस सवाल है। मैं जहां भी जाता हूं, यहाँ बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। मैं एक चीज जरूर बच्चों से कहता हूं कि 2 जोड़ी आंखें आपका पीछा करती हैं जहां भी आप होते हैं। तो वो आंखें आपके पेरेंट्स की, आपके मम्मी की, आपके पापा की। आपको नहीं मालूम होता कि आपके पापा की जेब में कितने पैसे हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि कितने लगे, आप कहते हो नहीं पापा मुश्किल है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, 2 लाख से ज्यादा का खर्चा। अरे क्या बात है, मैं अपनी गुड़िया को पढ़ाऊंगा नहीं क्या, मेरा राजा बेटा पढ़ेगा नहीं क्या? वो 2 लाख रुपए आपको पता नहीं चलते कहां से आ रहे। जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो मामा जो बेसन के लड्डू दीपावली पे बनाती है या ईद पे खुर्रम और तमाम मीठी चीजें बनती हैं, उस समय माँ जब आपको वो डब्बा देती है
और आप निकलते हो घर से बाहर, उसकी आंखें आपका पीछा कर रही होती, आपको नहीं मालूम पड़ता कि आपके साथ माँ बाप का दिल भी ले गए हो। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि मेरे पापा छोटी पोस्ट पे काम करते हैं, मैं स्कूल में कैसे बुलाऊं, कॉलेज में कैसे बुलाऊं, मैं दोस्तों को अपने घर कैसे बुलाऊं, मेरे घर में तो फ्रिज भी अभी अभी आया है, बहुत सारे नाश्ते की प्लेट्स नहीं होगी जैसे यहाँ सजी हुई है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, नहीं कर सकते हम। इन चीजों में हम अटक जाते हैं और कई बार दोषी पेरेंट्स को ठहराने लगते हैं, पापा आपको और मेहनत करनी थी ना, हमारा घर इतना अच्छा क्यों नहीं है जैसा पड़ोस वाले अंकल का है। इस पर आप इन बच्चों को क्या कहेंगे कार्तिक? मैं एक संस्करण में, जब मैं आप लोगों की एज का था, 12वीं कक्षा में, मैंने कभी ये किसी भी सार्वजनिक मंच से ये किस्सा मैंने किसी के साथ बांटा नहीं, आज मुझे लगता है कि मुझे बोल रही। 12वीं कक्षा में जब आप गुड़गांव पाथवे जैसे स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की संगठन होती है, मित्र भी ऐसे होते हैं जो आपको भटकाने का काम करते हैं, गलत चीजें, तरह तरह की चीजें होती हैं। हर मानता हूं कि अगर कोई भटकना चाहे तो केवल बात नहीं, मतलब हर दुनिया में हर जगह ऐसा कहीं ना कहीं। मेरे पिताजी उस समय मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर ग्रेजुएशन के दिन, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और देश में काफी चर्चित थे, चीफ गेस्ट बनाकर उनको स्कूल के मैनेजमेंट ने बुलाया। ग्रेजुएट मैं भी हो रहा, मैं उस समय इस बात को लेकर चिंतित था, पिताजी को इंग्लिश में और पिताजी को भाषण देना होगा, और भाषण जब देंगे तो वो हिंदी में देंगे। और मेरे लिए, क्योंकि वहां पे मेरे जो दोस्त थे, वो दोस्त भी नहीं, मेरे जो जान पहचान वाले थे, वो देवर अमंग्स्ट आई वुड से हायर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, जजमेंटल, कई प्रकार के ओपिनियन पास करने वाले, ऐसे प्रकार के लोग के आसपास की संगत थी। तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा मन में तकलीफ और हल्का सा अनकंफर्टेबल में हुआ। लेकिन जब पिताजी मंच पर गए और उन्होंने अपना हिंदी में उद्बोधन दिया, जब हिंदी में उद्बोधन दिया तो वही जजमेंटल दोस्त मेरे बगल में बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, और उनका उद्बोधन मुझे आज भी वहां के हमारे डायरेक्टर बताते हैं कि पाथवेज के 40 साल के 30 साल के इतिहास में किसी भी कीनोट व्यक्ति ने उतना अच्छा उद्बोधन नहीं। उस दिन मेरा ग्रेजुएशन का होना चाहिए था, दुनिया का मतलब समय सबसे खुशनसीब पल होना चाहिए था, लेकिन मैं इतना दुखी हुआ क्योंकि मेरे अंदर गिल्ट हुआ कि मैं कैसे ये सोच सकता हूं, हमारे माता पिता अपना पेट काट के हमें वो जीवन देने का, हर माता पिता, अगर कोई ऑटो चलाने वाला भी है, ऑटो चलाने वाला भी ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे। आज मेरे पिताजी भी यही था, मेरा बेटा जो भी दुनिया में बने, जिंदगी में। आपके जीवन में आपको कई लोग मिलेंगे, कई लोगों से आप संपर्क में आएंगे, कई लोग आपके मित्र बनेंगे, बिजनेस एसोसिएट्स बनेंगे, लेकिन निश्चल निस्वार्थ प्रेम देने वाला व्यक्ति केवल दुनिया में आपको दो मिलेंगे, माता है और पिता। उनकी डांट में, उनके गुस्से में आपकी भलाई छुपी हुई है, जो आज आप नहीं देख पा। आज भी पिताजी माताजी हमसे कई बार डांट के हमको बात करते हैं, लेकिन अब 30 साल की उम्र में मेरी वो एज हो गई है जो मैं समझता हूं कि अगर ये डांट है तो इस डांट में किसी प्रकार की चिंता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पिता माता अपने अनुभवों के हिसाब से अपने विषय को रखते हैं जो वास्तविकता में सही ना हो। मेरे साथ भी कई बार ऐसा, उनके अनुभव में अगर रात को 9 बजे के बाद अगर बाहर जाओगे तो कोई चिंता का विषय है, कुछ हो सकता है, ये उनका अनुभव है।
हो सकता है कि दुनिया आज थोड़ी अलग हो चुकी हो सकता है चीजें सेफ हो, लेकिन फिर भी वो उनका अनुभव है और उनके अनुभव का सम्मान करना हर एक पुत्र पुत्री का, बेटा बेटी का ये कर्तव्य होना चाहिए। बहुत ये बात आज आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप भी 30 की एज को जब आप पार करेंगे तो चीजें आपको साफ हो जाएंगी। हो सकता है जब आप माता पिता बने तब तो क्रिस्टल क्लियर ये सब चीजें हो जाएंगी। जी, कमाल है, कमाल है। सारा ज्ञान इधर से जो आया वो 24 कैरेट है। बच्चा लोग उसको अपने दिल में रखिए, अपने पेरेंट्स को इबादत की तरह पूजिए, ईश्वर की तरह उनकी उपासना करिए, बहुत जरूरी है। और इसी तरह आगे बढ़िए। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।